सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? तो हमारा पार्टनरशिप चल रहा है, हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमारा चल रहा है और यूनिट का नाम है रिलेशंस ऑफ पार्टनर। ठीक है, होपफुली आप सभी को ये समझ में आ रहा है, टॉपिक आ रहा है। तो आज क्या करने जा रहा हूँ, प्रयास करेंगे यूनिट खत्म करने का, और नहीं होता कोई बात नहीं, बट आज थोड़ा सा और आराम से करेंगे। पहले रिवाइज करते हैं पिछली क्लास में जो पढ़ा था, देन आज की क्लास की बात करते हैं। पहले बताओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं सब लोग? हो रहे हैं जी? राइट। कॉपी मैंने कहा था लेकर आनी है, अगली क्लास में कॉपी लेकर आना, जो नहीं लाएगा बाहर जाएगा। ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है, बाहर जाओ भेजूंगा मैं। ठीक है बेटे, लाएगा कॉपी? अगली क्लास में आप सभी कॉपी लेकर आएंगे, मैं आपकी कॉपी को चेक करने। डन। टॉपिक है मेरा रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर। रिलेशन ऑफ पार्टनर टू वन। तो सबसे पहला है हमारा क्या, पार्टनर की जनरल ड्यूटीज क्या होती है? टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फन नहीं, फर्म इन ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, टू सप्लाई ट्रू इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ द फर्म। ऑल वेल। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर द लॉस कॉज्ड बाय द, ठीक है। तो अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है जिसकी वजह से फर्म में कोई नुकसान हो गया, तो फर्म जो है वो पार्टनर से मांगेगी। तो पार्टनर की ड्यूटी है कि वो इस नुकसान की क्या करे, भरपाई करे। डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर, ये क्या कहता है? तो जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं पार्टनर के, वो कहां पर लिखे होते हैं? पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखे। और मान लो पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा, तो फिर ये वाला चैप्टर है जिसके सेक्शंस है, उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या राइट्स है। आगे मैं बताऊंगा, इम्प्लाइड अथॉरिटी, एक्ट इन इमरजेंसी, बहुत सारे टॉपिक है। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस के कंडक्ट में सेक्शन नंबर 12, हर पार्टनर का अधिकार है वो पार्टिसिपेट करे कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में, यस और नो। और मान लो उसको रोक रहे हैं तो वो डिसॉल्व कर देगा फर्म को। दूसरा, हर पार्टनर का अधिकार है कि उससे कंसल्ट की जाए, और अगर आपसे कंसल्ट नहीं करते तो भी ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स आपस में मामला सुलझा लेंगे। लेकिन अगर माइनर को बिजनेस में ला रहे हो, या एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कर रहे हो, या बिजनेस का नेचर चेंज कर रहे हो, ये तीन सिचुएशन ऐसी है जहां पर अगर कंसल्टेशन नहीं ली तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगी। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर भी अगर मामला सेटल करने की कोशिश करे तो भी नहीं होगा। अब तो फर्म क्या करनी पड़ेगी, डिसॉल्व करनी। ऑल वेल। तो ये कहता है राइट टू बी कंसल्टेड के बाद राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ, तो मेरा अधिकार है कि मैं बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस करूं। हाँ, ये वाला राइट सब्जेक्ट टू एक्सप्रेस प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड हो सकता है। ऑल वेल था। फिर हमने बताई राइट्स ऑफ लीगल हेयर्स। लीगल हेयर्स की क्या राइट्स होते हैं बेटे? आज आप तीनों आगे बैठ गए, ये काम अच्छा किया। वो पीछे बैठ गए, ओए क्या है वे, लड़कियों की जगह छीनते हो तुम लोग, शर्म नहीं आती? मेट्रो में भी यही करते हो तो लीगल हेयर्स के राइट्स क्या है? तो लीगल हेयर्स के राइट्स ये हैं कि वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हैं, क्योंकि
आपका पैसा है, उनका जो भी फादर है, मान लो फादर की डेथ हुई है, तो अब पार्टनर्स जो फर्म है वो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसा देगी। हो सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट में गड़बड़ हो या वो पैसा कम दे रहे हो, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया था। फिर पार्टनर के कुछ म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज भी होते हैं, जैसे एक पार्टनर जनरली रेम्युनरेशन क्लेम नहीं कर सकता, हालांकि फर्म में अगर परंपरा हो और या पार्टनरशिप डीड में लिखा हो तो फिर दे देंगे रेम्युनरेशन। एक पार्टनर प्रॉफिट शेयर करेगा इन इक्वल रेशियो, और बट हर वो पर्सन जो प्रॉफिट शेयर करे पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर ये भी रेम्युनरेशन की तरह ही है, अगर कस्टम होगा तो ले लो, डीड में लिखा है तो ले लो, अदरवाइज। लेकिन इंटरेस्ट ऑन एडवांस, यस, कौन से परसेंट से? अरे भाई, जब फर्म की पार्टनर की ड्यूटी है इंडेमनिफिकेशन की, तो क्या फर्म का राइट नहीं और पार्टनर का राइट नहीं है? मान लो पार्टनर ने आउट ऑफ अपनी पॉकेट कुछ पैसा खर्च कर दिया, तो फर्म उसको वो पैसा देगी या नहीं देगी? राइट टू बी। ठीक है। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या होती है जी? एसेट्स ब्रॉट बाय द पार्टनर, एक्वायर्ड बाय द फर्म, और गुडविल। ऑल वेल है। एंड पर्सनल प्रॉफिट अगर कोई पार्टनर अर्न करता है तो वो पार्टनर का प्रॉफिट नहीं, वो किसका प्रॉफिट होता है? चीनी वाला, कंपनी नहीं, फर्म। चीनी वाला एग्जांपल दिया था। और आज की क्लास शुरू यही छोड़ा था ना? जेन्युइनली बताओ, घर पे अच्छे से पढ़ रहे हो? कोई डाउट आता है? वीडियोस में साइमल्टेनियसली अपलोड करता रहता हूँ, है ना? तो ये एंड में काम आएगा, लास्ट मंथ में तो ये वीडियो ही काम आएगी। फास्ट फॉरवर्ड करके देखते रहना इससे। तो आज का टॉपिक हमारा क्या आ रहा है बेटे, आपको आ रहा है समझ में? तो टॉपिक है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर ए चेंज इन द फर्म। अब फर्म में चेंज हो रहा है, फर्म में चेंज कैसे हो सकता है? पेंटिंग यहां से उठा के वहां रख दी तो हो सकता है कोई पार्टनर आ जाए, हो सकता है कोई पार्टनर चला जाए, हो सकता है कोई पार्टनर चला जाए, हो सकता है कोई पार्टनर को भगा दे। यस और नो? कुछ भी हो सकता है। तो जब भी वो पार्टनर आएंगे या जाएंगे तो फर्म के अंदर कुछ बदलाव होंगे या नहीं होंगे? इन्हीं बदलावों के बारे में हमें जानना है, ध्यान से सुनना। Before going into rights and duties, we should first know how to change may take place in the constitution of the firm. It may occur in one of the four ways, namely, number one, where a new partner or partners come in. जब कोई नया पार्टनर या पार्टनर्स आ रहे हैं। All well. Where some partner or partners go out, या तो डेथ हो गई या रिटायरमेंट हो गई। And where the partnership concern carry on business other than the business for which it was originally, मतलब आज हमने मोबाइल फोन बेचने का बिजनेस एग्रीमेंट किया था, कुछ समय बाद मोबाइल फोन आउटडेटेड हो गए, अब हम लैपटॉप बेचने लगे, तो भाई बिजनेस का नेचर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा? तो डीड में बदलाव करें या नहीं करें? And where the partnership business is carried on or after expiry of the term fixed for the purpose, मतलब पार्टनरशिप फिक्स पर्पस के लिए थी 3 साल, कोई इवेंट, वो इवेंट होने के बाद भी हमने कहा मजा आ रहा है, ये फर्म कंटिन्यू करते हैं। तो भाई आपके डीड में तो लिखा होगा ना पर्टिकुलर पार्टनरशिप, उसको कहाँ लेकर जाओगे आप? एट विल। तो बदलाव होंगे या नहीं होंगे? कुछ आ रहा है समझ में? या भाई हाँ बोले जा रहे हो? तो देखो जी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर after a change in the firm, where a change occur in the constitution of the firm, the mutual rights and liability of partner in the reconstituted firm, मतलब जो नया reconstruction हुआ है, remain the same as they were immediately before the subject to contract। ये लाइन बहुत अच्छी है। हो सकता है कि चेंज होने के बाद कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट बन जाए,
कुछ नई टर्म्स एंड कंडीशन ऐड हो जाए, लेकिन अगर चेंज होने के बाद कोई नई टर्म्स एंड कंडीशन ऐड ऑन नहीं हुई तो सारे पार्टनर्स के वही राइट्स और वही लाइबिलिटीज रहेंगे जो पहले चेंज होने से पहले यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होने से पहले हुआ करते थे। ऑल वेल। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म वेयर अ फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ए फिक्स्ड टर्म, जैसे 5 साल के लिए कोई फर्म थी और वो अब एक्सपायरी होने के बाद भी काम कर रहे हैं, the mutual rights and duties of the partner remain the same as they were before the expiry so far as they may be consistent with the incident of partnership act, उनके वही राइट्स और वही ड्यूटी रहेंगे जो पहले हुआ करते थे। देखो सिंपल, दोनों में एक बात बताइए कि फर्म पहले थी और फर्म बाद में क्या हो गई, रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई। फर्म पहले थी और फर्म बाद में रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आया? इन दोनों में डिफरेंस ये आया कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में चेंज आया है, मतलब पार्टनरशिप डीड में कोई चेंज आया तो वो चलेगा। जैसे पहले था, बोला कि भाई शेयर ऑफ प्रॉफिट 60-40 था, चेंज होने के बाद 50-50 हो गया, तो ये चलेगा। और मान लो कुछ नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव, तो जो पहले था वही आ गया जी। सी कहता है वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग आर कैरी आउट, कह रहा है वेयर अ फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर, मतलब कोई नई अंडरटेकिंग कर रहे हैं, मतलब पहले जो बिजनेस करते थे उसमें कुछ और एड ऑन कर लिया, तो भी सेम है। जो पहले करते थे, पुराना वाला काम करते थे, उसमें जो राइट्स ड्यूटीज थी, नए वाले में भी सेम राइट्स ड्यूटीज होंगी। ऑल वेल। तो देखो अल्टीमेटली एक सिंगल लाइन में बताता हूं, रिकॉन्स्टिट्यूशन होने से फर्क तभी पड़ेगा जब कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बना हो, और अगर नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो रिकॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी फर्क, जो पहले थे वही बाद में। ऑल वेल बच्चों। अब ये कहता है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टी, पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ में क्या रिलेशन है? तो नंबर 1 कहता है पार्टनर टू बी एन एजेंट ऑफ द, ये तो हमें भी पता है, पार्टनर फर्म का क्या होता है, इसको हम क्या कहते हो, म्यूचुअल। कहता है यू मे रिकॉल दैट ए पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये वाली डेफिनेशन सजेस्ट करती है कि हर पार्टनर दूसरे का क्या होता है, ये तो बात आपको पता ही है पहले से। तो सेक्शन 18 क्लैरिफाई करता है दिस पोजीशन बाय प्रोवाइडिंग दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट ए पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। हर पार्टनर अपनी फर्म का क्या होता है, एजेंट होता है। देखो पार्टनर दूसरे पार्टनर का भी एजेंट होता है, पार्टनर फर्म का भी एजेंट होता है। ऑल वेल। इसको कंसेप्ट को क्या कहते हैं, म्यूचुअल। द पार्टनर इंडीड वर्चुअली एम्बेरेस द कैरेक्टर ऑफ बोथ ए प्रिंसिपल एंड, तो मैंने क्या बताया था आपको, हर पार्टनर प्रिंसिपल और हर पार्टनर एजेंट। जब वो किसी के लिए काम कर रहा हो तो एजेंट, जब उसके लिए कोई और पार्टनर काम कर रहा है तो as far as he acts for himself and his own interest in the common concern of the partnership, he may properly be deemed a principal. As far as he acts for his partner, he may properly be deemed as, ये वही है जो अभी बोला मैंने, अगर मैं किसी के लिए काम कर रहा हूं तो एजेंट, मेरे लिए कोई काम कर रहा है तो मैं प्रिंसिपल। सही है मालिको। The principal distinction between him and mere agent is that he has a community of interest with other partner in the whole property and business and liability of partnership, wherein an agent such has no interest in either. बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है और मजेदार लाइन है। क्या कह रहा है, देखो पार्टनर भी एजेंट होता है, एजेंट तो एजेंट होता ही है,
नॉर्मल एजेंट और यहाँ पर पार्टनर है जो एजेंट है। नॉर्मल एजेंट और पार्टनर एजेंट में पता है क्या डिफरेंस है? नॉर्मल एजेंट कौन सा? वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला, याद करो। इसका अपने प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी पर कोई हक, इसका प्रिंसिपल के बिजनेस पे कोई हक इसका होता है। बस ये डिफरेंस। बेटे आ रहा है पीछे? क्या बच्चे? हाँ बिल्कुल, अथॉरिटीज भी होती है। अभी आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, इम्प्लाइड अथॉरिटी, जहां बिना बोले बहुत सारी अथॉरिटी होती है पार्टनर की। अब आगे कहता है, द रूल दैट ए पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल ट्रांजेक्शन एंड डीलिंग बिटवीन द पार्टनर देमसेल्फ। इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द एक्ट डन बाय पार्टनर फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। मतलब वो पार्टनर कितने भी एक्शन ले रहा है, सारे एक्शन के लिए फर्म लाइबल नहीं होगी, वो सिर्फ उस एक्शन के लिए लाइबल होगी जो फर्म के बिजनेस के लिए किया गया हो। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, मैं बाहर कोई भी एक्टिविटी करूँ उसके लिए क्या सर लाइबल होंगे? हाँ, मैं यहाँ कोई एक्टिविटी करता हूँ तो उसके लिए सर लाइबल। ऑल वेल, चलो जी अगला कहता है, implied authority of partner as agent of the firm। ये जरा प्यार से समझना बेटे, यहां तक आ रहा है? इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज अब पकड़ पा रहे हो? मैंने आपको बहुत मतलब स्टाइलिश स्टूडेंट बना दिया इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज पकड़वा के। बच्चों को इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है? 2 महीने रह गए, आज क्या तारीख है? 13। नेट 2 महीने, तैयार हो जाओ। तो देखो अब सिलेबस भी हमारा काफी अच्छे लेवल पे हो चुका। मेन बड़े बड़े चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सोगा हो गया, पार्टनरशिप अभी देखना 1-2 दिन पे वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब मैं कह रहा हूँ तुम्हारा जुलाई में पैक कर देंगे। और किस्मत वाले बच्चे होंगे जिनका इतना हवाई जहाज बड़ा सिलेबस इतनी जल्दी भी हो गया है और तुम्हें 1 महीना भी दे दिया, 1 महीना 10 दिन पढ़ने को। मैं कह रहा हूँ ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी किसी को मिलती नहीं। आप देखना, आप किसी सितंबर वाले से बात करो जो तैयारी कर रहा है, कहीं कोई ना कोई होगा, है कोई तुम्हारा जानकार जो सितंबर का हो, कहीं और पढ़ रहा हो? अगर है उससे पूछना उसके सिलेबस के क्या हालचाल है, अभी एक बार बात करना क्या चल रहा है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपकी, आपको पूरा का पूरा अगस्त मिलेगा। और अगस्त में अगर आपने 10 घंटे डेली पढ़ाई करी, मैं कह रहा हूँ इस क्लास के अंदर जितने बैठे हो ना, रिजल्ट पॉजिटिव लेकर आओगे। सबको इंटर में पढ़ाएंगे हम लोग, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, आप पॉजिटिव लाओगे रिजल्ट। बट 10-10 घंटे, 12-12 घंटे तोड़ दो साला, क्या जा रहा है? करना क्या है तुम्हें? धनिया थोड़ी लाना है घर में मम्मी, नहीं समझे? बिल्कुल अच्छे से तोड़ के ताबड़तोड़ पढ़ाई करो, हम लोग आपके साथ में। टारगेट होना चाहिए 320, 320 का टारगेट। सर इतना लेकर आएंगे हम। अब लाने के लिए ये नहीं कि दीवार पे 320 लिख दिया और गधों की तरह पढ़ रहे हो। अब उसके लिए मेंटोस प्लानिंग करो। टेबल, स्टडी टेबल है सबकी? नहीं तो बैठ के पढ़ते होगे, वहां पर पूरा सिस्टम बनाओ, सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई करो। एक चैप्टर हो गया जी इको का, हो गया जी, एक लॉ का कर लिया जी, एक 2 इको के कर लिए किसी ने गुस्से में, किसी ने 2 लॉ के कर लिए। तो करना आराम से, सही है, प्रेम से पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं है, सही है? चलो वापस आते हैं। तो मैं अब आपको एक टॉपिक बता रहा हूँ, टॉपिक का नाम है इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो मेरे बच्चे, इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छे से सुनना, यहीं पर पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। देखो इम्प्लाइड मतलब तो अब आप लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह पढ़कर आ चुके हो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़कर आ चुके हो, अब आप लोग जानते हो इम्प्लाइड मतलब क्या होता है। इम्पोज बाय लॉ, जहां पर आपको कोई बोलेगा नहीं, कोई एक्सप्रेस नहीं करेगा। इम्प्लाइड अथॉरिटी, अथॉरिटी मीन्स,
अथॉरिटी मीन्स पावर। ऑल वेल। तो आपकी इंप्लाइड अथॉरिटी है, आपकी कौन सी अथॉरिटी है? आपकी इंप्लाइड अथॉरिटी है। और ये इंप्लाइड अथॉरिटी किसकी होगी? पार्टनर की। आ गया समझ में? पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी है कि वो कोई बहुत सारे एक्टिविटी, बहुत सारे काम कर सकता है, बहुत सारी एक्टिविटी और बहुत सारे काम कर सकता है। आ गया समझ में? जैसे कि एक पार्टनर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मैं डू और डोंट्स बताऊंगा। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या वो सेल परचेज कर सकता है? या वो हर पार्टनर से एक ग्राहक आया तो पूछने जाएगा बेच दूं, ग्राहक आ गया बेच दूं? बोलो, पूछने जाएंगे? अब मुझे आपको कोई टॉपिक पढ़ाना हो, 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाना हो, तो मैं पूछने जाऊं सर से, सर पढ़ा दूं? या एक्स्ट्रा क्लास लेने पूछने जाऊं? हाँ, मैं ये जरूर पूछूंगा सर उस समय आपकी क्लास तो नहीं है ना। अब ऐसा नहीं कि सर की क्लास पे मैं रख दूं, ये गलत हो जाएगा, या वो मेरी क्लास के टाइम पे रख दे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हम लोग पूछ लेंगे। मैं आपका एक्स्ट्रा टेस्ट लेना चाहता हूँ तो मैं पूछने जाऊं, ये मेरी अथॉरिटी है या नहीं है? तो मैंने अथॉरिटी के नाम पे कोचिंग सेंटर बेच दिया। नहीं, ये तो पूछो, है ना? तो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। आया समझ में? सर का एसी ले गया घर, सर वो गर्मी लग रही है। है ना? तो ये गड़बड़ है ना? अच्छा, मैं एज पार्टनर एम्प्लॉय को हायर भी कर सकता हूँ, और फायर, फायर मतलब आग नहीं लगानी, दहेज नहीं दिया ले आग। तो हायर और फायर मतलब काम पे रख भी सकता हूँ और काम से, ठीक है। मैं किसी पे केस फाइल कर सकता हूँ थर्ड पार्टी पर, यस, लेकिन केस वापस नहीं ले सकता। केस वापस सबसे पूछ के लूंगा, क्यों बताओ? सेटिंग कर ली मैंने, 1 करोड़ रुपए पर्सनली खा लिए उससे, नहीं समझे? केस किया था, वो मेरे को कह रहा भाई वापस ले लो, 4 से 1 करोड़ हाँ, लेकिन सही है, केस कर सकते हैं लेकिन केस वापस। ऑल वेल। और ऐसे कुछ और भी पॉइंट है जो इम्प्लाइड अथॉरिटी में, कई सारे कवर वाले हैं और कई सारे डोंट्स वाले, जो कवर नहीं। ऑल वेल, तो देखते हैं क्या क्या है। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 22 आगे आएगा, द एक्ट ऑफ पार्टनर विच इज डन टू कैरी ऑन इन द यूजुअल वे बिजनेस ऑफ द काइंड carried on by the firm binds the firm. कह रहा है द अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर टू बाइंड द फर्म conferred by the section is called implied in the absence of any usage or custom or trade to the contrary. कोई परंपरा वरुम्परा है उसको छोड़ के बोल रहे हैं हम। द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर डज नॉट एम्पावर, तो ये डज नॉट वाली बात है, कितनी है? डज नॉट वाली बात। और ये डज वाली बात है। तो पहले एक काम करें, डज पढ़ लेते हैं, जो वो कर सकता है। ही में प्लेज और सेल द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, ही में बाय गुड्स ऑन अकाउंट ऑफ, ही में बोरो मनी, कॉन्ट्रैक्ट डेप्ट और पे डेप्ट ऑन द अकाउंट ऑफ, ही में मेक, ड्रॉ, साइन, एंडोर्स, ट्रांसफर, नेगोशिएट एनी बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह वगैरह। क्या ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है? तो डेली के काम है ना, लेकिन ये काम नहीं कर सकता। Submitted dispute relating to business of the firm to arbitration. What is the meaning of arbitration? बेटे मेरे, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। देखो जी, मैं केस कर सकता हूं लेकिन मैं केस का सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकता। आर्बिट्रेशन मतलब क्या होता है?
आउट ऑफ कोर्ट ओपन अ बैंकिंग अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ हिज नेम, मतलब बैंक अकाउंट अपने नाम पे खुलवा के मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। पार्टनर में फर्म का हूं ना, तो बैंक अकाउंट में अपने नाम पे क्यों खुलवा सकता हूँ? छोटी मोटी ओके, 1000-2000 आपने ले लिए अपने नाम पे, वो भी किसी कारणवश लिए, वो एक डिफरेंट थिंग है। अब आप अपने पर्सनल नाम पे अकाउंट खुलवा के सारे पैसे रिसीव कर रहे हो, ये गड़बड़ है। कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ द क्लेम बाय द फर्म, कोई भी क्लेम कॉम्प्रोमाइज, मैंने बोला ना आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, तो फिर बाहर से मैंने किसी पे केस किया है तो उससे केस वापस भी कॉम्प्रोमाइज ही तो बोलते हैं। विड्रॉ सूट नहीं कर सकता। एडमिट एनी लाइबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म। एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी या ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी। एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ पर किसी और से पार्टनरशिप कर रहा हूं, मतलब मैं एक्स फर्म के बिहाफ पर वाई फर्म में जा रहा हूं, तो फिर पार्टनर की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है, तो फिर फर्म की इस फर्म की लायबिलिटी खामखा की अनलिमिटेड हो जाएगी अगर मैं वहां जाऊंगा तो। अबे तू अपने नाम से जा, मेरे नाम से क्यों जा रहा है? ऑल वेल। अब अगला कहता है मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड द फर्म। ध्यान से सुनना, ये बड़ा अच्छा है। समझ गए इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या कवर नहीं होता? रिपीट कर रहा हूँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता, एक फर्म के बिहाफ पर दूसरे फर्म में नहीं जा सकता, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं कर सकता, केस वापस नहीं ले सकता, लाइबिलिटी अपने नाम पे, लाइबिलिटी फर्म के नाम पे नहीं रख सकता, बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता। ये सारे गलत काम थे या नहीं? ये इम्प्लाइड अथॉरिटी में कवर। तो कहता है मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड फर्म, कह रहा है इन ऑर्डर टू बाइंड ए फर्म an act or instrument done or executed by a partner or other person on behalf of the firm shall be done or executed in the firm's name। कोई भी काम इसने किया हो किसके नाम पे? या तो फर्म के नाम पे हो या उसकी इंटेंशन हो फर्म को बाइंड करने की। मतलब इम्प्लाइड अथॉरिटी ये नहीं पर्सनल अपने नाम पे कर लो। एट द वेरी आउटसेट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय इम्प्लाइड अथॉरिटी। You have just read that every partner is an agent of the firm for the purpose of business. Consequently, as between the partner and outside world, each partner is agent of every other in every matter connected with the partnership business. His act bind the, but वो act जो है वो within the authority होना चाहिए। All well? तो ये कहता है the impact of this section is that act of a partner which is done to carry on in the usual way business of the kind carried on by the firm bind the firm। मतलब फर्म का एक्ट किस पे बाइंड हो जाएगा? फर्म पे। नहीं, पार्टनर का एक्ट किस पे बाइंड हो जाएगा? फर्म पे। प्रोवाइडेड दैट, लेकिन एक्ट इज डन इन द, ये नहीं कि अपने नाम पे सब कुछ कर गया, लॉस हुआ तो फर्म को कह रहा भाई तेरे नाम पे लिया था, ऐसा नहीं होता। or any manner expressing or implying an intention to bind the firm, such an authority of a partner to bind the firm is called implied। It is however subject to following restriction। तो ये restriction आपको याद रखनी है। पहली बात, ये जो एक्ट करो ना वो यूजुअल बिजनेस ऑफ द फर्म में करो। यूजुअल बिजनेस ऑफ द फर्म मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। फर्म का ट्रेडिंग का काम है, तो गुड्स दो, गुड्स ले लो, परचेज सेल करो, एम्प्लॉय रखो, एम्प्लॉय बाहर किसी पे केस कर लो, मजे मजे में नहीं, केस कोई मजा है, हैं? होने दे तेरे पे डिवोर्स फाइल, तब पता लगेगा तुझे। मजा ले रहा है तू अभी, है? चलो, तो द एक्ट डन मस्ट रिलेट टू द यूजुअल बिजनेस ऑफ द फर्म, दैट इज द एक्ट डन बाय द पार्टनर मस्ट बी विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी एंड रिलेटेड टू द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द, ऑल वेल है? द act is such as is done for the normal conduct of the business of the firm। The usual way to carrying on business will depend upon the nature and circumstances of each particular। implied authority भी nature circumstances पे डिपेंड होती है। जैसे मेरा काम रियल स्टेट का है, रियल स्टेट का बिजनेस है,
तो वहां रियल स्टेट में पार्टनर इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचे या नहीं? वो काम यही है। तो उसके लिए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? तो ये डिपेंड होता है। और तीसरा कह रहा है द एक्ट टू बी डन इन द नेम ऑफ, या ऐसे मैनर में जिसमें वो फर्म को बाइंड कर रहा है, ना कि अपने आप को बाइंड कर रहा है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, एक्स ए पार्टनर इन अ फर्म ऑफ सॉलिसिटर। सॉलिसिटर्स कौन होते हैं? एक तरीके से लीगल वाले जो काम करते हैं। बोरोज मनी एंड एग्जीक्यूट ए प्रोमिसरी नोट इन द नेम ऑफ फर्म विदाउट अथॉरिटी। The other partner are not liable on the note, as it is not part of the ordinary business of solicitor to draw, accept or endorse negotiable. However, it may be usual for one partner of the firm or banker to draw, accept or endorse a bill of exchange on behalf of the, ये सोलिसिटर है। सोलिसिटर क्या बिल ऑफ एक्सचेंज जारी करते हैं, लेकिन अगर मैं बैंकर होता तो, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना इम्प्लाइड अथॉरिटी नेचर पे डिपेंड करती है। ऑल वेल, बस ये 1-2 दिन और चल जाए, अब आईपैड लेने का समय आ गया है, अब ले लेते हैं। फैन बड़ा दुखी कर रहा है। 1-2 दिन की बात है, फिर लेते हैं। चलो मेरे मालिकों, आगे कहता है एक्सटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी। द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर में बी एक्सटेंडेड और रेस्ट्रिक्टेड। अच्छा एक बात और, इम्प्लाइड अथॉरिटी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है बाय एक्सप्रेस प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड। जैसे जनरली इमूवेबल प्रॉपर्टी पार्टनर, बट अगर डीड में लिखा है कि यू कैन ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी तो फिर कर सकते हो। जैसे डीड में लिखा है कि तुम हायर नहीं कर सकते किसी एम्प्लॉय को, तो जनरली क्या होता है, हायर कर सकते हैं। तो यहाँ एम्प्लॉयड अथॉरिटी क्या हो गई, रेस्ट्रिक्ट हो गई। तो implied authority can be extended or can be restricted by express provision in the partnership। आगे समझ, ये आप पढ़ना। और अगला पॉइंट कह रहा है पार्टनर्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी। एक पार्टनर क्या इमरजेंसी में क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब इमरजेंसी है, पहले पूछने जाऊं फर्म में आग लग रही है, भाई पानी डाल दूं, मेरी अथॉरिटी नहीं है। अरे भाई डाल, बुझा इसको। मान लो एक ट्रेडिंग फर्म है और पार्टनर को पता लग गया कल शाम को प्राइसेस आधे से ज्यादा हो जाएंगे, कहीं से न्यूज आ गई, और जो मेन पार्टनर है ऑर्डर लेने वाला वो इंडिया से बाहर है और उससे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, तो बताओ क्या वो पार्टनर आज के आज सारा स्टॉक बेचे या नहीं? तो मान लो उसकी अथॉरिटी नहीं है तो तब भी बेचे। आ गया समझ? भाई लॉस हो भी गया तो इंटेंशन मेरा क्या था, इंटेंशन बचाना था ना। सामने वाला पार्टनर है, कोई बेवकूफ नहीं है। क्या उसको नहीं पता कि अगले दिन मार्केट डाउन होने वाली है? तो वो समझेगा नहीं कि ये बंदा क्यों आया। जैसे ग्रेटर कैलाश में एक मेरा दोस्त बता रहा था कि एक कोई बहुत ही बड़े ओनर घर के थे, वो ना अपने बेडरूम में किसी भी नौकर वोकर को नहीं घुसने देते थे। स्ट्रिक्ट हिदायत थी कि अगर तुम मेरे बेडरूम में घुस गए तो नौकरी से फायर कर दूंगा और सैलरी भी नहीं दूंगा। तो पता नहीं क्या करता था बेडरूम को। एक दिन क्या हो गया, उसके बेडरूम में सांप घुस गया। अब बताओ नौकर अंदर जाए या ना जाए, जाके सांप को बाहर निकालने का प्रयास करे। नौकर घुस गया अंदर, घुसा तो बहुत देर हो गई, भाई सांप का आता पता ही नहीं है, ढूंढा उसने पूरा। तो मालिक आया तो मालिक उसके सुनाने लग गया। तो मालिक सुनो मेरी बात, मैं तो नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ, अपनी जान बचा लो थोड़ी सी। कह रहा क्या हो गया? कह रहा अभी चुम्मी लेकर जाएगा ना आपको फिर पता लगेगा। हुआ क्या ये तो बता। बस कोबरा घुसा पड़ा अंदर, फिर मालिक भागा बाहर।
मालिक बोला निकाल निकाल निकाल, नहीं मालिक आपने तो मना किया, रूम में नहीं नहीं जा 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 रूम में जा निकाल, नहीं समझे। जब कोबरा अंदर है तो इमरजेंसी में रूम में जाऊं या नहीं जाऊं? अब मालिक क्या नौकरी से निकालेगा? कोबरा निकाल के जा भाई तूने मेरा रूल तोड़ा ना, जाओ काम से। अरे वो रिवॉर्ड और देगा, बल्कि भाई तेरी वजह से बच गया, मैं तो सोने जा रहा था, एक ही छोटी सी बाइट लेके जाता कोबरा तो मेरा राम नाम सत्य हो जाता, चक्के भी चला जाता ना कोबरा, तो हो गया काम, ऑल वेल। तो वही पार्टनर इमरजेंसी में कुछ भी कर सकता है। अच्छा वो दूसरा पार्टनर बेवकूफ नहीं होगा, वो एक बार वो पूछेगा ना कि भाई क्यों तूने सस्ते में बेच दिया या तूने अभी जल्दी में बेच दिया, तो उसको फिर न्यूज दिखाई जाएगी, देख भाई, वो समझ जाएगा भाई मेरे पार्टनर ने, हाँ अब इसका कोई गलत फायदा भी ना उठाए, ये भी जरूरी है। तो ये सिचुएशन पे पता लग जाता है। तो पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी कह रहा है, ए पार्टनर हैज अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी टू डू ऑल such act for the purpose of protecting the firm from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case acting under similar circumstances, and such act bind the all well जी। अब कह रहा है इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय ए पार्टनर। तो मेरे दोस्तों सबसे पहली बात सुन लो, पार्टनर का एडमिशन विद द परमिशन ऑफ ऑल पार्टनर होता है। कोई भी फर्म में पार्टनर अगर आ रहा है तो विद द परमिशन ऑफ ऑल पार्टनर आएगा, वरना वो नहीं है। तो कहता है आगे, partner as agent of each other can make binding admissions but only in relation to partnership transaction and in the ordinary course of business। अच्छा इसमें ये दूसरा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट, एन एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन बाय ए पार्टनर विल नॉट हाउएवर बाइंड द फर्म इफ हिज अथॉरिटी ऑन द पॉइंट इज लिमिटेड एंड द अदर पार्टी नोज अबाउट द रेस्ट्रिक्शन। The section speak of admission and representation being evidence against the firm, that is to say they will affect the firm when tendered by third party। पहले एग्जाम्पल पढ़ो फिर दोबारा पढ़ेंगे ऊपर। X and Y are partner in a firm dealing in spare part of different brands of motorcycle bike। X और Y क्या है, और वो अलग अलग ब्रांड की क्या दे रहे। जेड परचेजेज ए स्पेयर पार्ट, जेड भाई आया उसने एक स्पेयर पार्ट खरीदा अपनी यामा मोटरसाइकिल के लिए, आफ्टर बीइंग टोल्ड बाय एक्स दैट, इस एक्स ने बोला कि स्पेयर पार्ट इज सुटेबल फॉर हिज, वाई इज इग्नोरेंट अबाउट दिस ट्रांजेक्शन। मतलब एक्स ने खुद ही बोल दिया, वाई अपने अंदर बैठा हुआ, वाई को ये बात नहीं पता। द स्पेयर पार्ट प्रूव्स टू बी अनसुटेबल फॉर द मोटरसाइकिल एंड इट इज डैमेज। तो एक्स एंड वाई बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेड ऑफ हिज, क्योंकि पार्टनर फर्म का कौन है, एक्स और वाई दोनों है ना। और एक्स ने अगर कोई एक्टिविटी करी तो उस एक्टिविटी में लाइबिलिटी वाई की भी अराइज होगी या नहीं होगी, बेशक वाई को ये बात। अब देखो ऊपर लिखा है इफेक्ट ऑफ एडमिशंस बाय ए पार्टनर। इफेक्ट ऑफ एडमिशंस मतलब कोई एक्टिविटी अगर पार्टनर ने करी है तो उसके लिए बाकी के पार्टनर भी लाइबल। अब पढ़ता हूं, पार्टनर क्योंकि वो एजेंट होते हैं ना ईच अदर के, तो मैं कुछ करूंगा तो मेरा प्रिंसिपल लाइबल होगा या नहीं, होगा या नहीं। तो लिखा पार्टनर एज एजेंट ऑफ ईच अदर कैन मेक बाइंडिंग एडमिशन। बाय एडमिशन मतलब ये वो एडमिशन ऑफ पार्टनर नहीं है, एडमिशन मतलब कोई भी एक्टिविटी जो मैं कर रहा हूं, कोई भी काम जो मैं लेकर आ रहा हूं, बट ओनली इन रिलेशन टू पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन एंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। हाँ अगर यहाँ पर एक्स उस प्रॉपर्टी को ही बेच देता या बिजनेस कर रहे हैं तो वहां क्या बाई लाइबल होता, तो लाइबल। ऑल वेल, ऑल वेल। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है इफेक्ट ऑफ
नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर, ये बड़ा अच्छा है। कह रहा था नोटिस टू ए पार्टनर हु हैबिचुअली एक्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। नोटिस मतलब पता लगना है यहाँ पे। On matter relating to affairs of the firm, operate as notice to the firm except in the case of fraud on the firm committed by or with the consent of the partner. Thus the notice is one is equivalent to the notice to the rest of the partner. मतलब एक पार्टनर को अगर कुछ पता चल गया ना, कोई नोटिस हो गई चीज, तो एज्यूम करेंगे कि बाकी लोगों को भी, बेशक बाकियों को पता, क्योंकि अगर मुझे पता है तो मैं एजेंट हूं, बाकी के लोग समझ गए तो वो भी लाइबल। लेकिन फ्रॉड के केस में नहीं। मान लो मैं कोई फ्रॉड कर रहा हूं, मुझे पता है, या मुझे पता है फ्रॉड हो रहा है और बाकियों को नहीं पता, तो बाकी फिर लाइबल। देखो यहाँ एग्जांपल है, PQ and R are partner in a business for purchase and sale of second hand goods। PQ और R पार्टनर है बिजनेस में, सेल परचेज कर रहे हैं किस चीज का? R purchases a second hand car on behalf of the firm from S। R ने क्या खरीद लिया? सेकेंड हैंड कार खरीद ली ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म फ्रॉम। इन द कोर्स ऑफ डीलिंग विद एस, he comes to know that car is a one and is actually belongs to P and Q are ignorant about it. All the partners are liable to X, the real owner. The only exception would lie in the case of fraud, whether active or passive। हाँ, फ्रॉड होता तो लाइबल। बेटे आ रहा है समझ? दोबारा बताऊं? नहीं? ओके, कंसेप्ट सुन लो। एक पार्टनर के नोटिस में कोई बात आ गई, बेशक बाकियों को नहीं पता, मान लिया जाएगा बाकियों को भी पता है, बस फ्रॉड नहीं होना चाहिए। सही है? हाँ जी, ठीक है। चलो अब ये कहता है लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी। पार्टनर की थर्ड पार्टी के लिए क्या क्या लाइबिलिटी होती है? थर्ड पार्टी कौन है? बाहर वाले, जिनसे हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, जिनसे हम डील कर रहे हैं। तो अब जरा सुनना, लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टीज कह रहा है, द क्वेश्चन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज मे बी कंसीडर्ड अंडर डिफरेंट हेड्स। दीज आर एज फॉलोज। नंबर 1 कहता है लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ द फर्म। कहता है द पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल टू थर्ड पार्टी फॉर ऑल एक्ट विच कम अंडर द स्कोप ऑफ देयर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। This is because that all the act done within the scope of authority are act done towards the business of the, मतलब सिंपल है, कोई भी एक्टिव या इम्प्लाइड, एक्सप्रेस या इम्प्लाइडली कोई भी काम किसी पार्टनर के द्वारा अगर किया गया है तो उसके लिए लाइबिलिटी किसकी होगी? फर्म की लाइबिलिटी होगी। द एक्सप्रेशन एक्ट ऑफ फर्म connotes any act or omission by all the partner, by any partner or agent which give rise to right enforceable by or against the firm. Again, in order to bring a case under section 25, it is necessary that act of the firm in respect of which liability is brought to be enforced against a party must have been done while he was, तो जो एक्ट करे हो वो तब करे हो जब बंदा क्या हो? पार्टनर हो। मतलब आज पार्टनर से चला गया और फिर बाद में उसने कोई एक्टिविटी करी, तो इसके लिए वो थर्ड पार्टी की लाइबल, फर्म के बंदे नहीं होंगे। देखो एग्जांपल है, certain persons were found to have been partner in a firm when the act constituting an infringement of a trademark by the firm took place। infringement मतलब होता है कुछ गलत, गड़बड़। ट्रेडमार्क का कोई लॉ है वो तोड़ा जा रहा है और पार्टनर उस समय पर फर्म में पार्टनर थे। It was held that they were liable for damage arising out of alleged infringement. It is immaterial that damage arose after the dissolution of the, क्या हुआ देखो मैं बताता हूँ।
एक फर्म ने ट्रेडमार्क के लॉ को ब्रेक किया, 4 पार्टनर थे मान लो, लॉ को जब ब्रेक किया उसके थोड़े समय बाद फर्म क्या हो गई, तो पार्टनर का रिलेशन, और उसके बाद फैसला कोर्ट का आया कि हाँ भाई उस समय पर इन्होंने ट्रेडमार्क को ब्रेक किया था, सारे लाइबल होंगे, इवन वो उस समय पार्टनर, ऑल वेल, आया, ठीक है। यानी कि पहला पॉइंट कह रहा है लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ द फर्म, यानी कि अगर मैं पार्टनर हूं, अगर मैं पार्टनर नहीं हूं, तो भी मेरी लाइबिलिटी दोनों केस में अराइज होती है ना जी। दूसरा कहता है लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ ए, किसी पार्टनर के रॉन्गफुल एक्ट पर फर्म की क्या लाइबिलिटी है, कहता है द फर्म इज लाइबल टू द सेम एक्सटेंट एज द पार्टनर फॉर एनी लॉस और इंजरी कॉज टू ए थर्ड पार्टी बाय द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर। कोई भी पार्टनर ने रॉन्गफुल एक्ट किया तो फर्म लाइबल होगी, क्यों होगी भाई, पार्टनर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, पार्टनर कौन है, फर्म का, इफ दे आर डन बाय द पार्टनर वाइल, हाँ ये भी है, वाइल एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और विद इन द अथॉरिटी, विद इन द अथॉरिटी अगर काम किया तो फर्म लाइबल होगी, और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया तो फर्म लाइबल होगी, इसके अलावा फर्म लाइबल, ऑल वेल। If the act in question can be regarded as authorized and as falling within either of the categories mentioned in section 26, the fact that method employed by the partner in doing is unauthorized or wrongful would not affect the question. Furthermore, all the partner in a firm are liable to third party. अगर थर्ड पार्टी को कोई भी लॉस हुआ है फर्म के पार्टनर का नेग्लिजेंट बिहेवियर से, मतलब मैं पार्टनर हूं ना फर्म में, मेरी वजह से थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ है, थर्ड पार्टी फर्म पे केस करेगी, एंड फर्म इज द कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर, सभी लाइबल होंगे, क्योंकि हम सभी एक दूसरे के क्या है। अरे यही तो मुश्किल थी, इसी की वजह से एलएलपी आया, एलएलपी जो आया था ना 2008 में, लिमिटेड लाइबिलिटी, वो पढ़ाऊंगा इसी के तुरंत बाद, या पहले कंपनीज एक्ट पढ़ा के फिर पढ़ाऊंगा एलएलपी, क्योंकि एलएलपी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एग्जांपल है, वन ऑफ द टू पार्टनर in coal mine acted as manager was guilty of personal negligence in omitting to have the shaft of the mine properly fenced. As a result thereof, an injury was caused to a workman. The other partner was also held responsible for the, एक वर्कमैन को दो मैनेजर की मतलब गलती या भूल की वजह से चोट खानी पड़ी कोल माइन में। कोल माइन में सेफ्टी वगैरह का ध्यान रखा जाता है नहीं, वहां मौत ऐसे आती, आ गई पता भी नहीं चलता, एसी चला भाई, हवा क्यों नहीं आ रही, अच्छा अपने ऊपर लेके बड़ा आइटम है तू यार, चलो चलो अपने ऊपर लेके बैठा हुआ है आराम से चलो तीसरा पॉइंट, लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर। कोई पार्टनर क्या कर रहा है, वो मिस एप्लीकेशन कर रहा है, तो फर्म की क्या लाइबिलिटी होगी, तो देखो पहले एग्जांपल ही देखो, ए बी एंड सी, मिस एप्लीकेशन मतलब होता है गलत काम करना, ए बी एंड सी आर पार्टनर ऑफ अ प्लेस फॉर कार पार्किंग, कार पार्किंग है उनके, वो पार्टनर है। P stands his car in the parking place, but A sold out the car to a stranger. बड़ा कमीना है। P कोई आया, उसने अपनी गाड़ी पार्क करी, A B C तीन पार्टनर है उस पार्किंग के, A ने गाड़ी बेच दी तो भाई इसके लिए पूरी फर्म लाइबल, हर केस में फर्म लाइबल होगी। तो देखो सिंपल, अगर कोई पार्टनर ने मिस एप्रोप्रिएशन किया है, पूरी फर्म लाइबल, याद रहेगा। अगर किसी पार्टनर ने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और विद इन द अथॉरिटी, फर्म लाइबल। अगर कोई पार्टनर ने कोई भी एक्ट किया है तो फर्म लाइबल होगी।
चलो जी, अब अगला है राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ ए पार्टनर्स इंटरेस्ट। भाई क्या हुआ है, कोई एक पार्टनर का इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफर होके किसी और के पास चला गया। पार्टनरशिप नहीं हुई है, पार्टनर का इंटरेस्ट जा लिया, पानी भर के लिया। मुझे पता था बाकी लोग भी, भाई ये भी ले जाओ, वो भी ले जा ले जा ले जा। देखो जी, कह रहा है राइट्स ऑफ ट्रांसफरी। पहले बताओ ट्रांसफरी मतलब क्या होता है। जिसको मिला है, किसने किया वो ट्रांसफरर, जिसको मिला वो ट्रांसफरी। तो उस ट्रांसफरी का क्या राइट है, जिसको किसी पार्टनर का कोई इंटरेस्ट मिला है। पार्टनर का इंटरेस्ट मतलब जैसे कोई प्रॉपर्टी है इन द नेम ऑफ पार्टनर, वो किसी और बंदे के पास चली गई, तो जिसके पास गई है उसके क्या अधिकार है। ऑल वेल, टॉपिक आ गया। तो देखो लिखा है ए शेयर इन ए पार्टनरशिप इज ट्रांसफरेबल लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी, बट एज द पार्टनरशिप रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, द असाइनी, असाइनी मतलब जिसको राइट मिला है, of a partner's interest by sale, mortgage or otherwise cannot enjoy the same rights and privilege as the original partner। मतलब उसको अधिकार तो मिल गए लेकिन वो ओरिजिनल पार्टनर, याद है पार्टनरशिप में शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकता। यहां पर शेयर ट्रांसफर नहीं हुआ, या इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ। ऑल वेल, तो देखो, तो राइट्स ऑफ सच ट्रांसफरी आर एज फॉलो। नंबर 1, during the continuation of the partnership, the transfer is not entitled to interfere with the conduct of। क्या हुआ है, एक पार्टनर की डेथ हो गई, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक ही क्या हो गई, तो अब डेथ होने के बाद इसकी प्रॉपर्टी किसको मिली, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, बी है। तो बी को सारे के सारे क्या मिल गए, इंटरेस्ट मिले। बी कौन हो गया, तो क्या बी इस फर्म का पार्टनर बन जाएगा। हाँ, बी के पास उसकी प्रॉपर्टी का हकदार है, तो बी इंटरफेयर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में नहीं कर सकता। पहला पॉइंट ओके। टू रिक्वायर अकाउंट्स, वो अकाउंट रिक्वायर बार बार, हर बार नहीं कर सकता। हाँ, एक बार सेटलमेंट के टाइम पे ले लो, और हर बार आप अकाउंट मांग रहे हो। और टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ, he is only entitled to receive the share of profit of the transferring partner and is bound to accept the profit as agreed to by partner, that is he cannot challenge the। आ गया समझ, पहली बात। दूसरा, ये तो तब है जब पार्टनरशिप कंटिन्यूअस है, ये तो तब है जब पार्टनरशिप चल रही है। दूसरा कहता है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अब फर्म क्या हो गई, डिसॉल्व। और ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर, the transferee will be entitled against the remaining partner to receive the share of the assets of the firm to which transfer partner was entitled, and for the purpose of ascertaining the share he is entitled on accounts as from the date of dissolution। तो देखो दो बातें, जो पार्टनर है वो जा रहा है, उसका रिटायरमेंट हो रहा है, या फर्म क्या हो रही है, डिसॉल्व। इस सिचुएशन में ट्रांसफरी जो है वो अकाउंट मांग सकता है। लेकिन अगर फर्म डिसॉल्व नहीं हुई और पार्टनर अभी नहीं जा रहा, तो ऐसी सिचुएशन में वो बंदा अकाउंट नहीं मांग सकता। आगे समझ, कोई डाउट है जी। अच्छा एक बात बताओ, क्यों ट्रांसफरी को एसेट्स मिला। हो सकता है तीन पार्टनर है, ए बी और सी, सी की कोई लायबिलिटी होगी, वो एसेट्स किसको दे दिया, सी अपना पार्टनर है, बस उस एसेट से प्रॉफिट किसको मिल जाएगा,
तो डी पे कोई अधिकार नहीं है बुक्स मांगने का। ऑल वेल, चलो अब आ गया माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। बड़ा छोटा सा और बहुत आसान सा है, इसको मैं वर्बली ही खत्म कर दूंगा बोल के, ध्यान से सुनना। माइनर तो आप सभी जानते हो, माइनर इज नॉट एबल टू make any agreement with any other person because minor's agreement is void ab initio. Minor's agreement is void ab initio. तो माइनर तो पार्टनर कभी बन नहीं सकता, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू द प्रॉफिट्स ऑफ द विद द कंसेंट ऑफ क्या लॉस में। लाइबल नहीं होगा ना, फिर लॉस में क्या करेगा माइनर आगे, जब वो लाइबल ही नहीं है तो नाम के लिए थोड़ी लॉस में लाएंगे। ऑल वेल, अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वो माइनर फर्म का पार्टनर बन सकता है? तो बन सकता है अगर वो मेजर होने के बाद विद इन 6 मंथ एक नोटिस दे दे। क्यों नहीं करता भाई, ऐसे प्रॉफिट देंगे, बड़ा अच्छा आदमी है यार माइनर। फिर तो मैं माइनर ही रहना चाहता हूँ जीवन भर, काम भी ना करे प्रॉफिट भी आता रहे। आ जाओ बच्चे, तो स्टार्ट करो, अच्छा टॉपिक है, पेपर में आता है। कुछ नहीं, प्रॉफिट लेके जाएगा। अरे तो काम नहीं करेगा क्या? क्या लगता है क्यों माइनर काम नहीं कर सकते? माइनर को कोविड में देखो, छोटे छोटे बच्चों ने कोडिंग सीख ली थी, 11-11 साल के बच्चे कोडिंग जानते, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हिला देते। तो क्या वो किसी फर्म में जाके हेल्प नहीं दे सकते? यस और नो? माइनर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। देखो स्पेशल टैलेंट माइनर जाके सिंगिंग करते, लिखते भी हैं, ब्लॉग्स भी लिख रहे हैं माइनर, यूट्यूब भी है, यूट्यूबर। वेरी नाइस। समझ रहे हो क्या माइनर को हल्के में ले रहे हो? मतलब तुमने जीवन में कुछ नहीं किया का मतलब कोई नहीं करेगा? आ जाओ आगे। तो गलत क्वेश्चन है तो बताओ, दिल पे लगेगी तभी बात बनेगी। एयरटेल की पहले यही ऐड थी। You have observed that a minor cannot be bound by a contract because a minor's contract is and not merely voidable. Void होता है। Therefore, a minor cannot become a partner in a firm because partnership is founded on a. So a minor cannot be a partner. He can nonetheless be admitted to the benefits of the partnership. In other words, he can be validly given a share in the partnership when this has been done with the consent of. मैंने बताया ना अभी, with the consent of। देखो 3 काम पार्टनर की सबकी कंसेंट से होंगे, एक माइनर, एक एडमिशन और एक चेंज ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस। ये तीनों काम माइनर की। पानी पिला दे भाई, है रख ले उधर ही रख ले। आ जाओ। When this has been done, अच्छा ये हो गया। यस बेटे, नहीं तो वो बेवकूफ थोड़ी है, वो केस नहीं करेगा, फिर एक्ट किस लिए बनाया है? मैं समझ नहीं रहा मेरी बात को। अगर मेजोरिटी की बात मेरे को, मेजोरिटी से हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी की बात मेरे को समझ नहीं आ रही, तो ये एक्ट किस लिए बनाया है? एक्ट का मतलब क्या होता है? एक्ट का मतलब एक कानून है जहां पर एक पार्टनर जाके केस फाइल कर सकता है। ऑल वेल, तो अब इस माइनर के राइट्स क्या हैं? तो देखो, माइनर हैज ए राइट टू हिज एग्रीड शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द, he can have access to and inspect and copy of the, पीछे बात तो मत करो,
दो चार क्वेश्चन पूछ लूंगा, मुंह बन जाएगा, बातें नहीं। He can have access to or inspect and copy of the accounts of the firm. He can sue the partner for accounts or for payment of his share, but only when severing his connection with the firm and not otherwise. वो पार्टनर पे केस भी कर सकता है अपने प्रॉफिट के लिए, लेकिन वो प्रॉफिट कनेक्शन ऑफ द फर्म होना है, वैसे नहीं बाहर वाला। और जब वो मेजॉरिटी अटेंड करेगा तो विद इन 6 मंथ वो पार्टनर या बन भी सकता है या नहीं बन सकता, और अगर वो बनता है तो वो देगा, then he is entitled to the share to which he was entitled as minor. If he does not, then his share is not liable for any act of the firm after the date of public notice served to that. अगर 6 महीने के अंदर उस पे चॉइस है, वो बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, और नहीं बनता तो उसकी लाइबिलिटी खत्म, बनता है तो लाइबिलिटी शुरू। समझ गए? तो माइनर की क्या लाइबिलिटी होती है? मेजॉरिटी होने से पहले सिर्फ और सिर्फ अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट तक लाइबल होगा, उससे ज्यादा उसकी पर्सनल, कभी होता है माइनर पर्सनली लाइबल, माइनर की अपनी प्रॉपर्टी से वो लाइबल होता है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट उसकी प्रॉपर्टी है, उससे हो जाएगा। माइनर की कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी, माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना सकता। हो सकता है क्या? अब मेजॉरिटी आने के बाद विद इन 6 months of attaining majority, on his obtaining knowledge that he had been admitted to the benefits of the partnership, whichever his date is later, दो डेट, विद इन 6 months, जिस दिन से वो मेजर हो गया और जिस दिन उसने एडमिट किया कि मैं पार्टनरशिप की बेनिफिट में आ रहा हूं, विथ नॉलेज दैट he had been admitted to the benefit of partnership, whichever date is, the minor partner has to decide whether he shall remain as partner or leave the, जनरली 6 महीने के अंदर बंदे को क्या करना होता है? डिसाइड करना होता है। तो वेयर ही हैज इलेक्टेड नॉट टू बिकम पार्टनर, अब मान लो बाकी लोगों ने बोला नहीं जी, इसने बोला जी मैं पार्टनर नहीं बनूंगा, तो वो क्या दे देगा कि जी मेरे को इलेक्शन, मेरे को पार्टनर नहीं बना, अब मेरी कोई भी, अब अगर वो नोटिस नहीं देता तो 6 महीने बाद मान लिया जाएगा वो क्या है, समझ गए? तो उसकी लाइबिलिटी वहां से शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर 6 महीने में क्या देना होता है? When he becomes partner, if the minor becomes a partner on his own willingness, या वो पब्लिक नोटिस नहीं दे पाया तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? तो अब वो पर्सनली लाइबल भी होगा और his share in the property and profits of the firm remain the same. हाँ, उसको प्रॉफिट वगैरह उतना ही मिलेगा जितना उसको पहले एज माइनर। अगर उसने पार्टनर ना बनने के बारे में सोचा तो उसकी राइट्स और लाइबिलिटीज कंटिन्यू टू बी दोज ऑफ माइनर अप टू द डेट ऑफ गिविंग पब्लिक। तो जिस दिन तक वो पब्लिक नोटिस देगा तब तक के लिए उसकी जो माइनर की लाइबिलिटी थी, मतलब माइनर की क्या लाइबिलिटी है, सिर्फ अपने शेयर तक, उतनी ही रहेगी। और हिज शेयर शैल नॉट बी लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर द डेट ऑफ, नोटिस देने के बाद वो किसी भी चीज के लिए लाइबल, और बाकी अपनी सारी पैसे वैसे वो ले लेगा। चलो जी, अब मोटा मोटा यही चैप्टर है, अब छोटी छोटी बातें हैं, अब जरा इनको भी देख लेते हैं, कर दे। ये एक्सपल्शन, ये वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया था पिछली बार। इंसॉल्वेंसी, लाइबिलिटी, राइट्स, बस ये छोटा सा पॉइंट बचे हुए हैं, जरा ये फटाफट कंप्लीट करते हैं। लीगल कंसिक्वेंस ऑफ पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट। सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ ए पार्टनर। इंट्रोडक्शन मतलब पहली बात मैंने बता दिया, कोई भी नया पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर नहीं आ सकता। आ सकता है क्या? नो न्यू पार्टनर कैन बी इंट्रोड्यूस इन द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल। वेल, अब मान लो कंसेंट ले ली और आ गया नया पार्टनर, तो उसकी लायबिलिटी नए पार्टनर की स्टार्ट कब से होगी? जिस दिन वो
फर्म में एंटर करता अनलेस ही एग्रीज टू बी लाइबल फॉर ऑब्लिगेशन इनकर्ड बाय फर्म प्रायर टू द, हो सकता है उसने डीड में लिख दिया हो भाई पिछले 6 महीने की लाइबिलिटी भी मैं ले लेता हूँ, मतलब मैं आज रहा हूँ लेकिन फर्म के अंदर एडमिशन आज ले रहा हूँ, लेकिन लाइबिलिटी 6 महीने पुरानी भी मैं लेने को तैयार हूँ। अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट में लिख दूंगा तो मैं पिछले 6 महीने के लिए लाइबल होऊंगा, और नहीं लिखता तो जिस दिन से आया। The new firm, including the new partner who join it, may agree to assume liability for existing debt of the old firm. मतलब वो existing debt के लिए भी लाइबल हो सकता है, वो डिपेंड करता है एग्रीमेंट पे। और मान लो कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ तो जिस दिन से वो आया। ऑल वेल। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अब किसी पार्टनर का रिटायर हो रहा है, देखो पार्टनरशिप एट विल है तो बस नोटिस दो रिटायर हो जाओ, लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप है तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर होते हैं। जब पार्टनर ही 3 साल के लिए बने उसमें भी जा रहा है साले, पूछ के जाना। हाँ, अब पार्टनरशिप एट विल है जिसमें पता ही नहीं है कब फर्म बंद होगी, तो वहां तो कभी ना कभी जाना ही है, तो वहां तो सिर्फ क्या दे दो, नोटिस दे दो और आगे बढ़ जाओ। क्या तो नोटिस मैं दे क्यों रहा हूं, नोटिस देने का रीजन क्या है, यही तो है कि सबकी नॉलेज में आ जाए। और फिर जाऊंगा तो क्या मेरी लाइबिलिटी डिसाइड नहीं होगी, या ऐसे ही जाने देंगे, जा भाई बाद में दे दियो जो बनता है फोन कर देंगे, ऐसा नहीं होता। तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, सेक्शन 32 ये कह रहा है ए पार्टनर में रिटायर या तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, ये होता है पार्टनरशिप एट विल में, किसमें होता है, सॉरी पर्टिकुलर में, विद द कंसेंट पर्टिकुलर में, इन अकॉर्डेंस विद एक्सप्रेस एग्रीमेंट। कभी कभी सारे पार्टनर ही बैठ जाते हैं, बंद करते हैं, छोड़ना सब 60 साल के हो गए, अब जिंदगी जीते क्या करेंगे, इतना पैसा कमा के हो गया ना, 20 करोड़ तेरे बैंक में, 20 मेरे में, 20 इसमें, छोड़ जाना, हट, बंद कर। ट्रेन चलते हैं वहां नदी के अंदर समुद्र में नहाएंगे जाके, मैड्रिड फुटबॉल खेलते जाके। और वेयर द पार्टनरशिप एट इज विल है तो विल में सिर्फ और सिर्फ क्या दे दो, विल में सिर्फ क्या दे दो, तो मैंने क्या बोला, अगर पार्टनरशिप एट विल है नोटिस दो, पर्टिकुलर है तो सबसे पूछो, या कोई भी पार्टनरशिप हो विल या पर्टिकुलर, अगर सारे पार्टनर एक्सप्रेस एग्रीमेंट करते हैं तो बंद करो, चलते हैं जी, हो गया जी, बहुत 20-30 साल हो गए कमाते हुए। A retiring partner may be discharged from any liability to any third party for act of the firm done before his retirement by agreement made by him with the such third party and the partner of reconstitution firm, and such agreement may be implied by the course of dealing between the third party and reconstitution firm as he has knowledge of the retirement। मतलब जब मैं आज रिटायर हो रहा हूँ, नोटिस दे रहा हूँ, थर्ड पार्टी से बात हो गई, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब आज जाने के बाद मैं लाइबल, मेरी लाइबिलिटी, चलो अब अगला पॉइंट है एक्सपल्शन ऑफ ए पार्टनर, सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। एक्सपल्शन किसी पार्टनर को कर सकते हैं क्या, मतलब ऐਵੇਂ ही कर दोगे, पार्टनर है कोई, वो कचरा उठाने वाला थोड़ी है, कल से नहीं आएगा तो ऑल वेल। तो पावर ऑफ एक्सपल्शन या तो कॉन्ट्रैक्ट में होगी, मतलब डीड में, मान लो डीड में साफ साफ लिखा था भाई कि मिस्टर ए पार्टनर जो हेड पार्टनर है वो एक्सपल कर सकता है, तो कर दो एक्सपल, कोई दिक्कत नहीं है। या एक्सपल्शन होती है मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं, ये पार्टनर है 5 कह रहे हैं भाई इसको निकालो, तो पक्का फिर छठे ने कोई गड़बड़ी की होगी। या एक्सपल्शन जो है वो गुड फेथ में हो सकती है, गुड फेथ मतलब, अब जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं, मान लो कि कोई ट्रेन पटरी से उतर गई किसी भी कारणवश, अब सरकार की बड़ी किरकिरी हो रही है, वैसे तो अभी करंट सरकार ऐसी है कि इसकी किरकिरी हो ही नहीं सकती, तो किरकिरी होती कहां से है,
न्यूज से, और न्यूज ये चलती नहीं है इनके खिलाफ कोई चलती देखिए कभी कोई मोदी के खिलाफ, मोदी चोर है, न्यूज वाले ने बोला हो, मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा। न्यूज चैनल नहीं बोल सकते। व्हाट इज किरकिरी? ओ किरकिरी मतलब बेइज्जती, बेइज्जती मतलब ऑल वेल, समझ गया। अच्छे डाउट तेरा ही लग रहा था मुझे। यू आर फ्रॉम केरला? केरला यार बहुत प्यारी जगह है भाई, मैं गया था वहां पे, मजा आया, नेचुरल इतना प्यारा है वहां पे। चलो जी, तो तुम परमानेंट यही शिफ्ट हो? फादर बचपन से इधर ही हो? फादर क्या करते? कौन से? अच्छा, वो जो बड़ौदा उसके पास है, भारतीय विद्या भवन के पास? अच्छा, आप गई नहीं वहां पे? क्या नाम है? वो तो चुप रहे ना, तेरे को इचगाट लेके दूंगा मैं। खुजली रहती है इसमें हमेशा, मैं बात कर रहा हूँ तो लगा हुआ है वो 2 साल के बच्चे को देखा है, कोई भी बात कर रहा हो, बच्चा अपनी एक्टिविटी कर रहा होता है, बाप के ऊपर चढ़ रहा है, सर पे बाल खींच रहा है, टी शर्ट उछा रहा है, तेरी वही एक्टिविटी है। मैं इससे कुछ पूछ रहा हूँ, पूछने ही नहीं दे रहा। और न चलो जी, आ जाओ आगे बढ़ते। चलो, एक्सपल्शन ऑफ ए पार्टनर। एक्सपल्शन मतलब क्या होता है? बोलो दोबारा से। निकाल देना। तो आप किसी पार्टनर को ऐसे नहीं निकाल सकते। 3 चीजें होनी बहुत जरूरी है। कि मैं अभी वही एग्जांपल दे रहा था कि रेल, मान लो कि पटरी से ट्रेन उतर गई या कुछ हो गया, वही 100-200 लोग मर गए। अब गलती किसी की भी रही हो तो मोदी ने रेलवे मिनिस्टर को बुलाया, बड़ी किरकिरी हो रही है, मतलब बड़ी बेइज्जती हो रही है, एक काम कर, तू हमारी सरकार के लिए अच्छा नहीं है, तू इस्तीफा दे दे, तेरे को देख लेंगे ना 1-2 महीने बाद किसी मिनिस्ट्री में डाल दूंगा, टेंशन तो ठीक है साहब। उसने शाम को ही ट्वीट कर दिया कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त की, मैं इस्तीफा देता हूँ। एक्चुअली वो इस्तीफा लिया क्यों? वो सरकार के गुड फेथ में था। तो बेशक उस मिनिस्टर ने ये काम किया या नहीं किया, समझ गए? कोई दिक्कत? तो कहता है एक्सपल्शन ऑफ ए पार्टनर में द पावर ऑफ एक्सपल्शन मस्ट हैव एग्जिस्टेड इन ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। द पावर हैज बीन एक्सरसाइज्ड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स एंड इट हैज बीन एक्सरसाइज इन गुड फेथ। ठीक है? If all these conditions are not present, then the expulsion is not deemed to be in bona fide interest of the business of the. And the test of good faith as required under section 33 includes 3 things. Number 1, the expulsion must be in the interest of partnership. दूसरा, जिसको निकाल रहे हो उसको बता दो, नोटिस दो। अब जैसे अभी मैंने उसको खड़ा करके निकाला, हाँ भाई बाहर जा, गेट आउट। अब कोई कारण होना चाहिए ना, वैसे कारण है, ये समझिए। ये उसके साथ ऐसे कर रहा है, और मत बहू। चलो आगे बढ़ते, सारे आइटम इसी क्लास में बैठे हुए, ऐसे तो छेड़, इतना सा है वो, तो दीवार के उस पार चला जाएगा। चलो जी, द पार्टनर टू बी एक्सपल इज सर्व विद ए नोटिस। तो उसको हमें क्या देना है? और ही इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। मतलब पहले सुन लो कि भाई, पहले बता दो क्यों निकाल रहे हैं आप। उसको निकाल दिया, वो टेंशन में है, उसको पता ही नहीं है निकाला क्यों। कभी कभी होता नहीं, पापा आगे कूट के चले जाते 10-12 थप्पड़ मार के, बड़ी टेंशन, मारा क्यों पहले ये बताओ। ठीक है, मार लिया अलग बात है, क्यों मारा मुझे? फिर 2 मार के गए, फालतू बोलता है। मम्मी ने कुछ बता दिया होगा,
उसकी कारस्तानी, बच्चे को खुद नहीं पता उसने ये कारस्तानी की हुई है। पापा आए, धूमधाम धूम चले गए ऑफिस चले गए। बच्चा दिन भर सोच रहा है यार मारा क्यों, किया क्या, हुआ क्या होगा, कहीं उसके साथ तो नहीं देख लिया, परसों पी के आया था वो तो नहीं, पापा तो सिगरेट तो धो के आया था हाथ बात, मारा क्यों तो उसको सारे पाप याद आ जाते हैं फिर पापा आगे शाम को सॉरी बोल दे, सॉरी बेटे वो बड़े वाले को मारना था, तुझे मार दिया तो सोच कितना बुरा लगेगा। चलो, और किसी और कारणवश अगर एक्सपल किया है तो एक्सपल्शन क्या है, नल एंड वॉइड। ये याद रहेगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा बोल रहा हूं। पावर ऑफ एक्सपेल्शन या तो कॉन्ट्रैक्ट में होगी या मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर करेंगे या गुड फेथ में होगी। निकालने से पहले एक्सपल्शन, करने से पहले एक्सपल्शन इंटरेस्ट में होना चाहिए फर्म के, जिसको निकाल रहे हैं नोटिस देना चाहिए और अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि उसकी बात सुनी जाए। आगे कहता है, और कोई जरूरी नहीं है मैं किसी को निकाल रहा हूं तो फर्म का डिसोल्यूशन हो जाए। देखो लिखा है, it may be noted that under the act the expulsion of a partner does not necessarily result in dissolution of the invalid expulsion of a partner does not put an end to the partnership even if partnership has will at will it will be deemed to continue as। देखो ABC and partner in a firm they were carrying their business successfully for the past बहुत सारे years। spouses of A and B, देखना A और B की बीवी fought in ladies club on their personal issue, वो पर्सनल इशू की वजह से झगड़ा हो गया उनका। एंड एज वाइफ वॉज हर्ट बैडली, तो बी की वाइफ ने ए की वाइफ को कूट दिया। ए को गुस्सा आ गया, एंग्री हो गया, और उसने सी को कन्विंस करा कि बी को क्या करना है, पार्टनरशिप से। बी वॉज एक्सपल फ्रॉम द पार्टनरशिप विदाउट एनी नोटिस फ्रॉम ए एंड सी। तो बताओ क्या होगा। तो भाई ए पार्टनर में नॉट बी एक्सपल फ्रॉम ए फर्म बाय ए मेजोरिटी एक्सेप्ट इन एक्सरसाइज इन गुड फेथ। या गुड फेथ क्या है, बीवी ने कूटा, ये गुड फेथ है, कन्फर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये पावर ऑफ एक्सपल्शन या तो कॉन्ट्रैक्ट में हो या मेजोरिटी हो या गुड फेथ में हो। इफ ऑल द कंडीशन आर नॉट प्रेजेंट द एक्सपल्शन, अगर सारी कंडीशन प्रेजेंट नहीं है, एक्सपल्शन इज नॉट डीम्ड टू बी बोनाफाइड इंटरेस्ट। तो इस केस के अकॉर्डिंग एक्सपल्शन वैलिड नहीं। ये क्वेश्चन पेपर में पूछेगा आपसे, देख लेना। ये बीवी वाला लड़ गए आपस में, अब बीवियों ने लड़ाई करी, अब हम आपस में क्यों एक दूसरे को वो कर रहे हैं। एक बार मेरा दोस्त आया हुआ था मेरे घर पे, उसने मेरा कोई मजाक उड़ा दिया, ऐसी दोस्ती आ रही, मेरी बीवी ने ठोक दिया उसको ठोका इन द सेंस बातों से। अच्छा मुझे ये बात नहीं पता, मैं कोल्ड ड्रिंक लेने गया था, इतने मेरी बीवी ने उसको 2 लाइन बोली, उसका मुंह नीचे, मैं आया, बड़ी शांति सी है, मैं अपना वही, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, बचपन से गालियां देता है मुझे, मैं भी देता हूँ। अब जब बाहर में उसको छोड़ने गया, वो पहली बार आया था घर पे, जब नए घर में, कह रहा यार बड़ा डायलॉग मारा तेरी बीवी ने क्या हो गया, अरे ये कह रही थी, फिर मेरे को बड़ी हंसी आई, कर देखा साले, तो कहते मोहब्बत, ठीक है तेरी वाली के आगे तो मैं तुझे कुत्ता बना के मारूं तो भी फर्क नहीं पड़ता। कहता हाँ यार आज लड़ूंगा उससे मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने भाई हो माता हमारा बचपन का रिश्ता है, कह रही नहीं मेरे सामने क्यों। तो उस दिन से मैंने क्या करा, सेपरेट लीगल एंटिटी करी, दोस्त को बीवी के सामने नहीं, बीवी अलग दोस्त अलग। भाई बीवी का अलग सिस्टम है, उसका अलग सिस्टम है, उसने उसको सुना दिया बढ़िया वाला, लेकिन मेरी दोस्ती टूट गई क्या, बल्कि हम और इंजॉय कर रहे थे। अच्छा देखा, वो कह रहा हाँ यार मजा आ गया सुन के ओके अब इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, नेक्स्ट पॉइंट। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं फर्म डिसॉल्व हो जाएगी।
होता है ना, एबीसी 3 पार्टनर है, 3 सॉल्वेंट हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तो इफेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी क्या है ये देख लो। सबसे पहला, द स्टेट ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर is not liable for the act of the firm done after the date of order of adjudication। मतलब जिस दिन पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ उसकी जो प्रॉपर्टी है वो फर्म के लिए लाइबल नहीं होगी जिस दिन से वो इंसॉल्वेंट हुआ उसके बाद से। पहली बात समझ में आ गई। हाँ, इंसॉल्वेंसी होने से पहले की हर एक्टिविटी के लिए उस पार्टनर की प्रॉपर्टी लाइबल होगी, बट इंसॉल्वेंसी होने के बाद जिस दिन डिक्लेरेशन आई है उस दिन के बाद से। पहली बात ओके। दूसरी बात, द फर्म इज ऑल्सो नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर। अब मान लो इंसॉल्वेंसी का ऑर्डर आ गया है, उसके बाद भी उस पार्टनर ने कोई लाइबिलिटी रख ली तो फर्म उसके लिए लाइबल, क्योंकि ऑर्डर आ चुका है ना कोर्ट का। जिसने भी उससे डील करी वो बेवकूफ है कि कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद तू डील कर रहा है। तीसरा, ऑर्डिनरीली बट नॉट इनवेरिएबली द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर रिजल्ट इन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, but the partner are competent to agree among themselves that adjudication of partner as insolvent will not give rise to dissolution of the firm। मतलब अगर 3 पार्टनर है, एक इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी वजह से डिसोल्यूशन की सिचुएशन आ गई और ए और बी ने बोला नहीं जी हम फर्म चला लेंगे, डिसॉल्व नहीं होगी, तो फर्म डिसॉल्व। इंसॉल्वेंट पार्टनर कैन नॉट बी कंटिन्यू एज ए पार्टनर। अब तू इंसॉल्वेंट हो गया ना, अब क्या तू पार्टनर रह सकता है? जाओ फिर अपने घर। And he will be ceased to be a partner from the very date जिस दिन ऑर्डर। समझ गए? बहुत सिंपल है। मैं इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया आज के बाद कि कभी भी कोई भी लाइबिलिटी आज के बाद मेरे की होगी तो उसके लिए फर्म लाइबल। मेरा इंसॉल्वेंसी जिस दिन डिक्लेयर हुआ उस दिन से मैं फर्म से आउट। ऑल वेल। अब अगला है, छोटे छोटे पॉइंट रह गए, जरा ये देख लेते हैं। लाइबिलिटी ऑफ एस्टेट ऑफ डिसीज पार्टनर। कोई पार्टनर क्या हो गया? मर गया, तो लाइबिलिटी क्या होगी? तो देखो लिखा है, ऑर्डिनरी द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर इज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बट द रूल इन रिगार्ड ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बाय डेथ ऑफ पार्टनर इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। अब जैसे ए और बी पार्टनर है, बी मर गया तो क्या करें? फर्म बंद। ए बी और सी पार्टनर है, ए और बी मर गए, सी बचा, फर्म। लेकिन ए और बी और सी और डी पार्टनर है और डी मर गया, तो हो सकता है फर्म बच जाए अगर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट पहले से हो कि भाई कोई मर गया तो फर्म बंद। आ गया समझ में? आगे बढ़ते। क्या आउटगोइंग पार्टनर कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है? जो जा रहा है कर सकता है, फर्म के नाम पे नहीं कर सकता। जैसे मैं यहां से जाऊं मान लो, तो क्या बगल में ही अपनी एकेडमी के नाम से कोचिंग खोल सकता हूं? नहीं खोल सकता ना, अपने नाम से खोल सकता हूं। तो ये कह रहा है कॉम्पिटिंग फर्म का नाम यूज नहीं करना और अपने आप को उस फर्म, पुरानी फर्म पे रिप्रेजेंट नहीं करना और उसके कस्टमर मत तोड़ना बस। कोई पार्टनर जा रहा है तो वो कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है, बट पहले वाली जहां से गया वो उसके फर्म के नाम पे नहीं करेगा, उसके कस्टमर नहीं तोड़ेगा और पुराने वाले फर्म को रिप्रेजेंट नहीं करेगा कहीं पर। ऑल वेल, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगली बात, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। आज मैं जा रहा हूं, अभी सेटलमेंट नहीं हुआ अकाउंट्स का, अकाउंट सेटलमेंट, तो मेरे जाने के बाद भी कुछ प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए या नहीं? हाँ मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा शेयर वगैरह तो सब अभी पड़ा हुआ है। और लास्ट है, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन द फर्म। कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38 a continuing guarantee given to a firm or to third party in respect of the transaction of a firm is in the absence of an agreement to the contrary
रिवोक्ड एज टू फ्यूचर ट्रांजेक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ एनी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। सुनो, किसी ने कोई कंटिन्यूअस गारंटी फर्म को दी थी और आज फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो उस बंदे की कंटिन्यूअस गारंटी भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली रिवोक हो गई। ये हमने गारंटी में भी पढ़ा हुआ है कि अगर कोई चेंज हो जाए कॉन्ट्रैक्ट में, वेरिएशन हो जाए टर्म्स में, तो कंटिन्यूइंग गारंटी क्या हो जाती है, यहाँ भी हो जाती है। ऑल वेल, एक छोटा सा होमवर्क है ये वाला टॉपिक आपके लिए, 37 दो एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी के साथ में हमारा ये यूनिट कंप्लीट हुआ। कैसा लगा बच्चों, अच्छा था? तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में यूनिट नंबर 3 के साथ।